जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज़ एक्चुअली मेंट बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वॉल्व हैं। बेसिक कुछ हम टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे कि आप अगर डिस्टिलेशन जो है वो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर किस तरह इन्वॉल्व है। इसकी कुछ हम एक दो लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि डिस्टिलेशन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है और राउल्ट्स लॉ है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। फिर हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है सिंपल डिस्टिलेशन, कुछ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। What is actually meant by distillation? Distillation is the process to separate two liquids which have different boiling points. So हमने करना क्या है कि एक लिक्विड मिक्सचर लेना है पहले, और उस मिक्सचर के अंदर से हमने दो लिक्विड्स को सेपरेट करना है। और सेपरेशन की जो बेसिस है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस के ऊपर हमने जो है वो दो सब्सटेंसेस को या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हमने जो है वो सेपरेट करना है। ठीक है। So it is very good process. It is an organic process to separate two organic compounds. Also आप जो है वो लिक्विड कंपाउंड को सॉलिड सब्सटेंस से भी आप सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई मिक्सचर है या सोल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर एडेड है। सो आप जो है वो चाहते हैं कि लिक्विड को अलहदा कर दें और सॉलिड को अलहदा कर दें, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हीट करके डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू लिक्विड को अलहदा कर सकते हैं और सॉलिड जो है वो आपका पीछे रह जाएगा। ठीक है। सो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं हमारे लिक्विड्स के। कभी कभार आपने देखा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है वो दो लिक्विड्स के में बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल एक लिक्विड 98 डिग्रीज पे बॉईल कर रहा है और एक जो है वो 95 डिग्रीज पे बॉईल कर रहा है, तो ये बहुत माइनर सा फ़र्क है। सो इस केस में हम कौन सी डिस्टिलेशन जो है वो यूज़ करेंगे। कॉमनली हमारे जो है वो डिपेंड करता है, चार डिफरेंट टाइप की जो डिस्टिलेशन प्रोसेसेस हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं फार्मेसी के अंदर। हम सिंपल डिस्टिलेशन डिस्कस करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम सिंपल डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन को जो है वो अंडरस्टैंड कर लें। फिर हम इसको समझने के लिए एक डायग्राम जो है वो देखेंगे, ग्राफ है वो लिक्विड वेपर डायग्राम, कंसंट्रेशन डायग्राम, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इन दो को इस लेक्चर के अंदर जो है वो क्विकली समझ लें। ठीक है। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं जो डिस्टिलेशन के अंदर यूज़ होती हैं उनको एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज़ मेंट बाय कंडेंसेट। ठीक है। सो कंडेंसेट वो चीज़ होती है, इट इज़ अ लिक्विड पार्ट, लिक्विड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन के अंदर असल में है क्या कि आपने बॉयल करना है किसी लिक्विड को, और बॉयल करने के बाद वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे और वेपर्स को आपने कंडेंस करना है। ठीक है। सो कंडेंसेट जो होता है वो लिक्विड फॉर्म होती है, वो वेपर फॉर्म नहीं होती। ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर के वेपर्स को हम कंडेंस करते हैं एट द एंड ऑफ द डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है। डिस्टिलेट क्या होता है, डिस्टिलेट जो होता है वो वेपर्स होते हैं। ठीक है। दीज आर द वेपर्स ऑफ द वोलेटाइल मटेरियल और एनी मटेरियल विच इज़ इन द डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है। सो इन वेपर्स को आगे फिर हम कंडेंसर के अंदर से गुजारते हैं और फिर वो कंडेंसेट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिस्टिलेट जो होता है वो वेपर्स होते हैं। और कंडेंसेशन का क्या मतलब है, कंडेंसेशन का मतलब है एज यू ऑलरेडी नो कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, और इसको कन्वर्ट करने के लिए आप उसका टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, और टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए हम कॉमनली कंडेंसर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आपके पास जो है वो जैकेट होती है। उस जैकेट के अंदर से कोल्ड वाटर जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है, और दरमियान में जो है ट्यूब के अंदर वो वेपर्स होते हैं। तो वेपर्स को जब आप ठंडा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, तो वो रिड्यूस हो जाते हैं और कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन it is the process in which we use heat to separate the components of a liquid or a gas। ठीक है। सो हमने करना क्या है, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर हम हीट प्रोवाइड करेंगे, बॉईल करेंगे अपने मिक्सचर को, और लिक्विड को और गैस को जो है वो सेपरेट कर रहे होंगे। ठीक है। और असल में इसके अंदर जो होमोजीनियस जो मिक्सचर्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है बड़ी इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो है एजियोट्रोप।
एजियोट्रोप क्या होता है? एजियोट्रोप जो है वो मिक्सचर होता है दो सब्सटेंसेस का, और ये सब्सटेंसेस के जो मिक्सचर होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है. सो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है. वैसे क्या होता है, जो इनमें दो डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, वो सिंपली ये याद रखें कि आप ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल इनका मिक्सचर जो है वो बॉयल करता है एक टेम्परेचर के ऊपर, और वो जो टेम्परेचर है वो आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के टेम्परेचर से जो है वो कम होगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं एथेनॉल और प्योर एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर मैं बना लेता हूँ. एथेनॉल का, प्योर एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 78.37 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का जो है वो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस है. अब ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होगा, ये वो एजियोट्रोप्स हैं जो बॉयल करेंगे 78.1 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल के ऊपर. सो 78.1 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर कम है वाटर से, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम है और एथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम है. ठीक है. तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या हुए, ये वो हो गए कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उनके कंपोनेंट के किसी एक बॉइलिंग पॉइंट से भी कम है. ठीक है. जैसे एथेनॉल और वाटर को मिक्स किया तो जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट एथेनॉल वाले से भी कम है और वाटर से भी कम है. और कुछ होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, उसके अंदर क्या होता है कि जब आप मिक्सचर बनाते हैं तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो दोनों के इंडिविजुअल के कंपोनेंट से भी ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल एक जो है वो 100 डिग्री पे बॉयल कर रहा है, एक जो है वो 110 पे कर रहा है, और मिक्सचर जो आपने बनाया है वो 120 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो बॉयल कर रहा है. ठीक है. सो ये मिक्सचर्स होते हैं दो और मोर लिक्विड्स के. इनको जब आप जब इनको बॉयल करते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस. बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनका कांस्टेंट रहता है. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डिस्टिलेशन के अंदर कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस तरह इफ़ेक्ट होता है. स्टार्ट में हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट कम हो, आहिस्ता आहिस्ता बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है. ठीक है. सो इन एजियोट्रोपिक मिक्सचर वेपर फेज जो है उसकी कंपोजिशन भी सेम होती है, लिक्विड फेज की बराबर होती है. अच्छा, इसका क्या मतलब कि वेपर फेज और लिक्विड फेज की कंपोजिशन जो है वो इनकी बराबर होती है. आपको पता ही है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. इसको समझने के लिए हम डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग या एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एज यू ऑलरेडी नो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे टेम्परेचर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो इस केस के अंदर आपके वेपर की कंसंट्रेशन और लिक्विड की जो कंपोजिशन है ये सेम है, ये थ्रू आउट द प्रोसेस सेम है. और जब ये इनकी कंपोजिशन सेम है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा. ठीक है. सो एजियोट्रोप वो सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर लिक्विड की और वेपर की कंपोजिशन भी सेम रहती है. अगर कंपोजिशन फ़र्क होगी, चेंज होगी, तभी बॉइलिंग पॉइंट में जो है वो कमी ज़्यादती आएगी. अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, डायग्राम से भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जब कंपोजिशन चेंज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो जाता है. ठीक है. सो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस इट इज़ एनी कंपाउंड और इज़ एन एलिमेंट जिसकी जो है वो कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती. इसके अंदर जो है वो प्रोपोर्शंस ऑफ एटम्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कांस्टेंट रहते हैं. ठीक है. व्हाट इज़, अच्छा, एक बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए. ठीक है. हमारी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर होता है. हमारे ग्राफ के अंदर लिक्विड वेपर प्रेशर के ग्राफ के अंदर ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है और वेपर जो है वो बबल्स बन के बल्क से जो है वो अलग हो जाता है. बल्क का मतलब होता है कि मेजर पोर्शन आपका, फॉर एग्जांपल लिक्विड ज़्यादा पोर्शन है, आप उसको हीट कर रहे हैं और वो बॉइलिंग हो रही है तो बबल्स बन रहे हैं. तो बबल्स बन के वो बल्क ऑफ द लिक्विड से सेपरेट हो जाएगा और सरफेस के ऊपर आके जो है वो अलग हो जाएगा. ठीक है. इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. ये दो लॉ, राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता होगा, लेकिन जस्ट अ क्विक रिमाइंडर फॉर यू गाइस. राउल्ट्स लॉ क्या है?
it is the law which gives us the vapor pressure of components of a mixture, ठीक है. So partial pressure of a single liquid component in the ideal mixture is equal to the product of vapor pressure of the pure component and its mole fraction. तो अगर आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप वेपर प्रेशर जो है वो अपने सब्सटेंस का कैलकुलेट करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास दो लिक्विड्स थे ए और बी, उन दो के हम वेपर प्रेशर जो है वो चेक करना चाहते हैं. उसका किसी फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस का वेपर प्रेशर चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे. बल्कि एक सेकंड मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ. ये आप देख सकते हैं सामने आपके, ये आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर कि हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर्स. अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आपका जो कंपोनेंट है, जो आपका सिस्टम है, उसका टोटल का प्रेशर कितना है, तो आप क्या करें, इन दोनों के पार्शियल प्रेशर्स को जो है वो ऐड कर दें. ठीक है. तो ये जो लाइन है ये आपकी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को ये शो कर रही है, which is the total pressure exerted by a mixture of gases is equal to the sum of the partial pressure of the constituent gases. For example, आपके पास कोई कंपोनेंट, कोई भी मिक्सचर है, मिक्सचर जो है उसके अंदर A और B दो चीज़ें हैं. आप क्या करते हैं कि A और B इन दोनों को हीट करते हैं. हीट करने की वजह से इनके वेपर्स बनते हैं और वेपर्स का कोई प्रेशर होगा. अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इनका टोटल का प्रेशर कितना है, टोटल मिक्सचर का प्रेशर कितना है, तो आप क्या करें, आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को और पार्शियल प्रेशर बी को जो है वो सम कंबाइन कर लें, सम कर लें. ठीक है. और राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो सिंगल लिक्विड का कंपोनेंट का अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो वो किसके बराबर है, वो प्योर का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन. तो ऑलरेडी हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट सेमेस्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि प्योर के वेपर प्रेशर को आप मोल फ्रैक्शन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. सो डिस्कस करते हैं हम सिंपल डिस्टिलेशन क्या होती है. सिंपल डिस्टिलेशन वो डिस्टिलेशन है जिसके अंदर दो लिक्विड्स के दरमियान बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एटलीस्ट 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है. सो ये वो डिस्टिलेशन प्रोसेस है जिसके अंदर हम दो लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे और उन दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में एटलीस्ट 50 डिग्री सेल्सियस का जो है वो डिफरेंस होगा. फॉर एग्जांपल हमारे सामने ये दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं. डाईइथाइल ईथर है, 34 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, और इसको हम डाईऑक्सेन, इन दोनों का अगर आप मिक्सचर बना दें तो डाईऑक्सेन जो है 101 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल करता है, तो ये 50 डिग्री सेल्सियस से इससे ज़्यादा जो है वो डिफरेंस है. तो इसको हम सिंपल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं. सिंपल डिस्टिलेशन का इसके अंदर जो प्रोसेस है अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किस तरह फ़र्क है. सेकंड है क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म को अगर आप ऑयल के साथ, डिफरेंट ऑयल्स आते हैं उनकी, अगर आप सेपरेशन करना चाहते हैं तो अगेन 50 डिग्री सेल्सियस के साथ जो है वो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं अगर टेम्परेचर ज़्यादा फ़र्क है तो. सो अगेन सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड से अगर आपने सेपरेट करना है तब भी हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे, बिकॉज सॉलिड सब्सटेंस का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो और ज़्यादा होता है, बिकॉज उसने पहले लिक्विड में कन्वर्ट होना है और फिर कहीं जाके वेपर में कन्वर्ट होना है. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है और KMnO4 है सॉलिड फॉर्म में, तो हम इसको भी सेपरेट जो है वो सिंपल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं. डिस्टिलेशन करने के लिए अपरेटस आपको जो सेट करना पड़ेगा उसमें ये चीज़ें होंगी जो आपको सामने तस्वीर पे नज़र आ रही हैं. इसके अंदर हमें एक हीटिंग सोर्स चाहिए होगा. ठीक है. आप इधर फ्लेम से भी हीट कर सकते हैं, आप हॉट प्लेट से भी हीट कर सकते हैं, तो डिफरेंट जो है वो हीटिंग सोर्स अवेलेबल हो सकती है. फिर हमारे पास ये फ्लास्क होगा. इस फ्लास्क को हम कहेंगे डिस्टिलेशन फ्लास्क. इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर ये जो आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये ऑरेंज सा, ये उसका डिस्टिलेशन हेड है जिसके अंदर जो है वो ऊपर थर्मोमीटर ये अटैच हुआ होता है. ठीक है. तो थर्मोमीटर आपने अटैच करना है सिंपल डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर, डिस्टिलेशन हेड के अंदर. और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि जो थर्मामीटर है उसकी टिप की पोजीशन क्या होनी चाहिए. अच्छा ये देखें, इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के राइट साइड पे एक जो है वो ट्यूब यहाँ से कन्वर्ट हो रही है, इधर से अलग हो रही है और ये जा रही है कंडेंसर की तरफ. ये कंडेंसर है. ठीक है.
ये कंडेंसर है और ये जो आपको ऑरेंज चीज़ नज़र आ रही है ये कंडेंसिंग हेड है। ये कंडेंसिंग हेड है, तो ये जो साइड ट्यूब है ये कंडेंसिंग हेड के ऊपर अटैच हो रही है। आगे कंडेंसर है, कंडेंसर के इर्द गिर्द आपको जो छोटी छोटी लाइनें नज़र आ रही हैं वो ट्यूब्स हैं जिसके अंदर वाटर जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है, और वाटर के सर्कुलेशन की वजह से जो वेपर्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। ये वाटर का इनलेट है, ये इनलेट है, ये वाटर का आउटलेट है, तो वाटर को आप जो है वो सर्कुलेट करवा रहे हैं। और फिर ये आपका जो है वो रिसीविंग फ्लास्क है। रिसीविंग फ्लास्क के अंदर क्या पहुंचेगा, इसके अंदर कंडेंसेट पहुंचेगा, ठीक है। इसके अंदर जो कंडेंस लिक्विड होगा ये पहुंचेगा, इसके अंदर डिस्टिलेट नहीं पहुंचेगा, ठीक है। डिस्टिलेट आएगा इसके अंदर वेपर्स, और कंडेंसेट आएगा इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको बता रहा था इसकी ये ट्यूब जो थर्मामीटर की टिप है वो आपने कहाँ प्लेस करनी है। आपने कोशिश ये करनी है कि ये साइड ट्यूब से नीचे हो, ये साइड ट्यूब से ऊपर ना हो, ठीक है। बिकॉज हमने टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट करना है, और टेम्परेचर कैलकुलेट करके ही हमें पता चलेगा कि कौन सा फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट 100 पे बॉयल करता है, एक जो है वो 30 पे बॉयल करता है। आपको कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर जो है वो, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कंडेंसेट आ रहा है ये कौन सा लिक्विड है। ये कंडेंसेट लिक्विड जो हमें पता चलेगा, ये पता चलेगा बाय द रीडिंग ऑफ दिस थर्मामीटर। जैसे ही ये बॉयल होगा 30 डिग्री सेल्सियस वाला जो कंपोनेंट है वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, और जल्दी बॉयल होके ये ऊपर जाएगा, वेपर्स इसके साथ टच करेंगे। जब ये टच करेंगे तो हमें यहाँ रीडिंग आ जाएगी कि अच्छा ये 30 डिग्री सेल्सियस आ गया। फिर क्या करेंगे, वेपर्स ऊपर जाएंगे और साइड ट्यूब से मूव करके इधर चले जाएंगे और कंडेंस होके इधर आ जाएंगे। अगर हम ये टिप और ऊपर कर दें, इस जगह कर दें, तो होगा क्या कि वेपर्स यहाँ से ऊपर मूव करेंगे और ये साइड ट्यूब में चले जाएंगे, और ये प्रॉपर जो है वो आपकी टिप के साथ जो है ये थर्मामीटर टिप के साथ टच नहीं करेंगे, और इससे रिजल्ट ये होगा कि हम टेम्परेचर जो है वो एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। इस वजह से हम वी हैव टू मेक श्योर कि इसकी जो प्लेसमेंट है वो क्या है, और थर्मामीटर को आपने कितना डीप जो है वो इसके अंदर प्लेस करना है, ठीक है। ये सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, और बॉइलिंग पॉइंट जो उनका है एक का 70 और एक का 140 है, 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है डिफरेंस, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर प्रोसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस है इट विल वेपराइज फर्स्ट, और वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके पहले ये ट्यूब के अंदर जाएगा और फिर यहाँ से कंडेंसर के अंदर जाके यहाँ कंडेंस होके अलग हो जाएगा। और जो मोर आपका जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो पीछे रह जाएगा आपके डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर। इस तरीके से आप जो है वो अपने सब्सटेंस को मिक्सचर को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सोल्यूशन जो है वो टॉप पे पहुंच जाएगा, और जाके जो है जब वो टॉप पे पहुंचेगा तो जाके वो थर्मामीटर के साथ टच करेगा, और थर्मामीटर को जब टच करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये वेपर्स जो बन रहे हैं किस टेम्परेचर पे बन रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वेपर जिस टेम्परेचर पे बन रहे हैं तो वही उसका क्या है वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपको जो है वो इससे पता चल सकता है, ठीक है। लिक्विड के ऊपर मूव करेगा, कंडेंसर में मूव करेगा, और कंडेंसर में जो है वो वहाँ से रिसीव हो जाएगा। और जो बॉइलिंग पॉइंट जो आपका मटेरियल जो डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर रह जाएगा उसका क्या होगा, वो हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है उसके अंदर क्या करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे उसके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो लोअर देन 25 डिग्री सेल्सियस है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एथेनॉल को वाटर से सेपरेट करना है तो इसमें लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिफरेंस होता है। इसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर आप ये देखें ये ऑपरेटस है, इसके अंदर फ़र्क क्या है, सिर्फ फ़र्क जो है वो है इसका ये फ्रैक्शनल कॉलम बीच में अटैच हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उसी तरह ही हैं, ठीक है। नीचे हीटिंग सोर्स होगा, यहाँ वैसे शो नहीं हो रहा लेकिन हीटिंग सोर्स होगा, इसके ऊपर डिस्टिलेशन फ्लास्क होगा। डिस्टिलेशन फ्लास्क जो है वो इस कॉलम के अंदर अटैच हुआ हुआ है, और कॉलम जो है इसको हम कहेंगे फ्रैक्शनल कॉलम। फिर आगे उसी तरीके से आपकी ये टिप अटैच हुई हुई है, टिप जो है वो अगेन ये देखें बिल्कुल इसके सामने है और इससे थोड़ा सा नीचे आ रही है, और फिर ये आपका डिस्टिलेशन हेड के साथ कंडेंसिंग हेड के साथ जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है, और फिर जो है वो रिसीवर कनेक्टेड है इसी तरीके से, ठीक है। बस डिस्टिलेशन कॉलम जो है इसके अंदर फ़र्क है, और इसके अंदर ये देखें आप ये इस तरह की आपको ये ग्लास की ना ये प्रोजेक्शंस होती हैं इसके अंदर, ठीक है।
तो ये कर क्या रहा है, ये इस ट्यूब के अंदर जो है ना छोटी छोटी सी आपको ये आगे प्रोजेक्शन सी नज़र आ रही हैं। और ये प्रोजेक्शंस हैं क्या, ये असल में ग्लास की सरफेस है। और ये कर क्या रही है, ये प्रोजेक्शंस ये जो आपको नज़र आ रही हैं नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स, ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर रही हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है कि लिक्विड जब ऊपर आता है तो इनके साथ टकराता है और इनके ऊपर कंडेंस हो जाता है, ठीक है। फिर नीचे से और जब हीट आती है तो ये कंडेंस हुआ हुआ लिक्विड जो है ये फिर वेपर में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल पहले लिक्विड ऊपर आया, यहाँ के कंडेंस हो गया इस पॉइंट पे, फिर लिक्विड यहाँ, फिर दोबारा से जब हीट इसको मिलेगी ये फिर इवेपोरेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, इस जगह कंडेंस हो गया, फिर इसको हीट मिलेगी ये ऊपर जाएगा, इस जगह कंडेंस हो गया। तो इस जगह यानी कि बार बार कंडेंसेशन और इवेपोरेशन इस कॉलम के अंदर होती रहती है। तो अगेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो लेस वोलेटाइल होगा वो मटेरियल ज़्यादा ऊपर होगा, और जो मोर वोलेटाइल होगा, जो लेस वोलेटाइल है वो मटेरियल ज़्यादा ऊपर होगा। और नहीं, अगेन मैं करेक्ट कर लूँ आपको ये, क्योंकि ये यू हैव टू मेक श्योर कि ये चीज़ जो है वो आप याद रखें, जो मोर वोलेटाइल लिक्विड होगा वो ऊपर होगा और लेस वोलेटाइल लिक्विड जो है वो नीचे होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा वो ऊपर होगा। बॉइलिंग पॉइंट अगर कम होता है तो मटेरियल जो है वो मोर वोलेटाइल होता है, और बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा होता है तो वो लेस वोलेटाइल होता है। सो जो मटेरियल ऊपर वाली साइड पर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और वो मोर वोलेटाइल होगा, और जो नीचे होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ज़्यादा होगा, और वो लेस वोलेटाइल होगा। सो नीचे वाली साइड पे ज़्यादा हाइयर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है विद लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, और जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है वो ऊपर वाली साइड पर होगा, ठीक है। सो होगा क्या कि आपको पहले जो है वो वोलेटाइल लिक्विड अलहदा हो जाएगा, फिर उसके बाद उससे कम वोलेटाइल लिक्विड अलहदा होगा, फिर एंड में जो लीस्ट वोलेटाइल लिक्विड है वो आपकी डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर जो है वो रह जाएगा, ठीक है। इस तरह का अपरेटस होता है, ठीक है। इसकी एक और यूट्यूब पे वीडियो भी मौजूद है, मैं आपको अपरेटस जो है वो शो करूँगा, लैब के अंदर परफॉर्म किया हुआ है अपरेटस। तो इस तरीके का ये फ्रैक्शन कॉलम होता है। इसके अंदर आपको ऐसे ट्यूब नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको एक और दिखाता हूँ तस्वीर, ये देखें। ये भी आपकी सिंपल डिस्टिलेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन, और ये देखें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है इस तरीके की होती है। इसके अंदर शुरू में फ्रैक्शनल कॉलम होता है और आप जो है वो अच्छा फ्रैक्शनल कॉलम जो है इसके अंदर भी आप वाटर जो है वो इन और आउट करते हैं, ठीक है। सो वाटर को आपने जो है वो इन और आउट इसके अंदर से पास करवाना है ताकि इस फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर भी जो है वो डिस्टिलेशन हो, कंडेंसेशन हो। तो इस जगह भी कंडेंसेशन हो रही है और इस जगह भी कंडेंसेशन हो रही है कंडेंसर के अंदर, ठीक है। सो आप क्या करवा रहे हैं, फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर भी कंडेंस करवा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कंडेंसेशन के बाद फिर वेपराइजेशन हो रही है। ऑन दी अदर हैंड कंडेंसर के अंदर जो है वो सिर्फ कंडेंसेशन हो रही है और यहाँ वेपराइजेशन दोबारा नहीं हो रही, ठीक है। सो फाइनली इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं हम लिक्विड वेपर कंपोजिशन डायग्राम। कि असल में इस डायग्राम के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि जब भी मटेरियल को आप हीट करते हैं तो किस तरीके से कंपोनेंट की जो कंपोजिशन है वो किस तरीके से चेंज होती है। एग्जांपल में ले लेते हैं हम, ये पॉइंट W से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि आपका ये मिक्सचर है, A और B दो चीज़ों का मिक्सचर है, इसको हम हीट कर रहे हैं। अगेन इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो इनके पार्शियल प्रेशर को अगर आप प्लस कर देंगे तो वो उसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ। और अगर सिंगल का प्रेशर आपने फाइंड आउट करना है, APA इसका प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो फिर कैसे कर सकते हैं। यस, हमने अभी राउल्ट्स लॉ में डिस्कस किया कि इसके प्योर का प्रेशर मल्टीप्लाई बाय उसका मोल फ्रैक्शन, कितने परसेंट जो है वो चीज़ मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम ये पॉइंट W ले लेते हैं, ठीक है। सो W पॉइंट जो है इसके ऊपर आप ये ग्राफ देख रहे होंगे, तो ग्राफ जो है वो दो डबल साइडेड ग्राफ है। अगर आप ये राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं तो A की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, राइट पे A की कंसंट्रेशन 0 है और लेफ़्ट पे A की कंसंट्रेशन 100 है। और अगर आप B को देखें तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ 0 है B और राइट साइड पे B की कंसंट्रेशन जो है वो 100% है। सो हम कह लेते हैं कि पॉइंट W है। इस W पॉइंट के ऊपर जो है वो हम अगर कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द ग्राफ
तो ए की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, ए की हो गई 30% और बी की हो गई 70%, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर आप क्या करते हैं, हीट करते हैं सब्सटेंस को, अपने कोई भी लिक्विड को। आपका जो लिक्विड है उसके अंदर ये दो चीज़ें हैं और आप क्या करते हैं, उसको हीट कर रहे हैं। जब हीट करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये वाई एक्सिस जो है वो टेम्परेचर बता रहा है। तो जब आप हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो अच्छा ये देखें आप, इसके अंदर दो तरह की कर्व भी बन रही हैं। ये जो नीचे वाली कर्व है ये लिक्विड की है और ये ऊपर वाली जो है वो वेपर की है। आपको पता है कि जो वेपर्स का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है और लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो कम होता है, बिकॉज लिक्विड की जो है वो एनर्जी भी कम है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है, और वेपर्स जो होते हैं उनकी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, लिक्विड का टेम्परेचर कम होता है। बिकॉज जब लिक्विड का टेम्परेचर वेपर जब आप इंक्रीज़ करते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, आपने क्या करना है, हीट करना है इस पॉइंट पे। जब आप हीट करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। अब ये इस पॉइंट से अगर हम डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ करें, जब ये लिक्विड वाले पॉइंट को टच करेगी, इस पॉइंट को हमने कह दिया एक्स, ठीक है। तो असल में ये एक्स पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये एक्स पॉइंट शो कर रहा है कि अगर आपके पास 30% ए हो और 70% बी हो, इसको अगर आप हीट करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट आएगा हमारा ये पॉइंट एक्स, ठीक है। तो एक्स के ऊपर क्या हो रहा है, ये बॉइलिंग हो रही है और ये जो मिक्सर जो है वो बॉइल कर रहा है। अब आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि अच्छा इसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कि इसका टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर क्या है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको आप लेफ्ट तरफ जो है वो एक्सट्रापोलेट करें और इस पॉइंट पे टच कर लें तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का जो है वो टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप ये चाहते हैं कि बॉयल तो हो गया, बॉयल बनने से हुआ क्या, बॉयल करने से हुआ क्या, बॉयल बनने से वेपर भी बन रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि अब आप फाइंड आउट करें कि वेपर की कंसंट्रेशन क्या है और जो लिक्विड है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो इस पॉइंट पे वेपर्स भी बन रहे हैं, तो वेपर्स की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं कि जब इसको यूं मूव करते हैं तो वेपर वाली कर्व के साथ जो है ये टच करता है पॉइंट वाई पे, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट जो है ये वेपर है, इस टेम्परेचर पे वेपर की कंसंट्रेशन पॉइंट वाई से कैलकुलेट करेंगे और जो लिक्विड है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हम एक्स से जो है वो कैलकुलेट की हमने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस वाई से जो है वो इसको डाउन साइड से जो है वो हमने वर्टिकली नीचे लेके आना है और जब ये टच करेगा हमारे ये बॉटम एक्स एक्सिस के ऊपर तो ये पॉइंट आ जाएगा जी, ठीक है। तो ये जो जी पॉइंट है ये आपको बता रहा है कि आपके लिक्विड के अंदर, आपके इस पूरे सिस्टम के अंदर जो है वो वेपर की कंसंट्रेशन क्या है। यानी कि जब आपने हीट किया तो W से पहले कन्वर्ट हुआ, यानी कि इस पॉइंट से जो है वो पहले बॉइलिंग हुई। बॉइलिंग जो हुई है वो किस टेम्परेचर पे हुई है, बॉइलिंग जब हुई है तो वेपर कितने, वेपर क्या बने हैं और वेपर की कंसंट्रेशन क्या है। जो वेपर बने हैं उन वेपर के अंदर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ए जो है वो है 70% और बी जो है वो है आपका 30%, ठीक है। तो बी जो है वो आपका यानी कि वो 30% है और ए जो है वो 70% है जब हम इसको हीट कर रहे हैं। और इस पॉइंट पे है कि असल में वेपर और लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम पर है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर कि हमारा लिक्विड कितने परसेंट है और वेपर कितने परसेंट है, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर जो है वो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये आप डायग्राम आपके सामने नज़र आ रही है। सो लेट्स सी के हम ये हमारे पास जो दो कर्व नज़र आ रही हैं, असल में जो लोअर कर्व है वो लिक्विड है और ऊपर वाली जो कर्व है वो वेपर है, जैसे कि हमने ये प्रीवियस में भी देखा। सो हम इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो लिक्विड है वो उसकी कंसंट्रेशन क्या है और उसमें जो वेपर है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। लिक्विड के अंदर फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं, हमारे पास एक ये डायग्राम है, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स है P and Q। The diagram has two curves. The lower curve is showing the composition of the liquid at different temperatures when it is boiling, यानी कि ये जो लोअर कर्व है ये आपको बॉइलिंग के डिफरेंट टेम्परेचर्स बता रही है।
फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे जो हमारा P और Q का जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर ये है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपने P और Q का मिक्सचर लिया है, उसको आप हीट करेंगे, लेट्स से आपके अंदर P जो लिक्विड है वो P कंपोनेंट जो है वो 100% है, Q 0% है, तो इसका टेम्परेचर जो है वो इतना होगा। जैसे जैसे आप Q की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इमेजिन के P जो है वो है सॉल्वेंट और Q जो है वो है सोल्यूट। तो हमें पता है, ये हम ऑलरेडी पहले राउल्ट्स लॉ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जैसे जैसे सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। पहले कम था बॉइलिंग पॉइंट, आहिस्ता आहिस्ता बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होती रहती है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स या मोल फ्रैक्शन आपके सोल्यूट के इंक्रीज होते रहेंगे तो टोटल जो सिस्टम का बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। सो हम इसको इस डायग्राम के अंदर भी इस तरीके से इसको डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव पॉइंट x एंड y ऑन द डायग्राम which represents the boiling point of the individual P and Q components। तो फॉर एग्जांपल ये स्मॉल x और ये स्मॉल y जो है ये आपको दो टेम्परेचर्स बता रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ P एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द Q। अब अगर आप इसको देखें इन दोनों को तो P का बॉइलिंग पॉइंट कम है और Q का बॉइलिंग पॉइंट 100%, ये Q का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। तो इसे देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें वोलेटाइल कौन सा है। ये ज़्यादा वोलेटाइल है क्योंकि लेस टेम्परेचर के ऊपर बॉयल कर रहा है, और ये लेस वोलेटाइल है बिकॉज इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एट पॉइंट A, हम इस पॉइंट के ऊपर देख लेते हैं A के ऊपर, व्हेन द टेम्परेचर इज x डिग्रीज, इसके ऊपर ये कैपिटल X डिग्रीज है टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे वेपर की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, वेपर जो है वो 90% जो है, अगर हम इस पॉइंट से एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं तो 90% जो है वो P है। और B के ऊपर क्या है, अच्छा ये जो आपका पॉइंट है वेपर पॉइंट, अच्छा ये जो आपका A पॉइंट आ रहा है इसके ऊपर टेम्परेचर जो है वो है x, इसके ऊपर जो कंपोजिशन है वेपर की वो हम इस वेपर वाले से नीचे लेकर आ रहे हैं तो ये आ गया 90%। और इस वेपर कंसंट्रेशन के ऊपर लिक्विड की क्या कंपोजिशन है, यानी कि इक्विलिब्रियम है ना आपका, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन वेपर्स एंड लिक्विड। लिक्विड का प्रेशर व्हेन इट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर देन इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो इस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर लिक्विड की कंपोजिशन तो वेपर की कंपोजिशन तो ये है, लेकिन लिक्विड की कंपोजिशन क्या है, लिक्विड की कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, लाइन को इस तरीके से आगे लिख के जाएं, लिक्विड वाली कर्व के साथ टच करेगी, इसको आप नीचे की तरफ लेकर आएँ तो हमें पता चल जाएगा बी की जो है वो कंपोजिशन क्या है। इस जगह पी जो है वो क्या है, वो अराउंड 80% है, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूस चलता रहे प्रोसेस तो इस तरीके से आपको डिफरेंट कर्व जो है वो नज़र आएंगे, ठीक है। सो कंटिन्यूस डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो चल रहा है डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर। इनिशियली फॉर एग्जांपल वी हैव अ लिक्विड, हमने कहा हमारे पास ये लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर कितना परसेंट है, Q जो है वो 90% है और P जो है वो 10% है, ठीक है। ये जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर्स की कंपोजिशन क्या होगी, वेपर्स की कंपोजिशन होगी D, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर D को अगर हम यहाँ नीचे ले आएँ तो हमें पता चल जाएगा कि वेपर की कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। अच्छा, अब ये वेपर जो है इसको अगर हम कंडेंस कर लें तो कंडेंस होकर ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर और लिक्विड के अंदर पॉइंट पे टच होगा E वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब आप इस लिक्विड को दोबारा से इवेपोरेट कर लें तो फिर क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर में कन्वर्ट होगा जब ये पॉइंट F पे टच करेगा। सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट करें, इस F वेपर को फिर दोबारा कंडेंस करें तो फिर ये कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि है पॉइंट G। अब इस G पॉइंट पे जो कंपोजिशन है वो क्या है, 50% P है और 50% Q है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा प्रोसेस, मुसलसल हीटिंग होती रहेगी, मुसलसल आप कूलिंग करते रहेंगे। आपने सब्सटेंस को हीट किया, वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, हमने चेक किया कि वेपर की कंसंट्रेशन क्या है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसको कंडेंस कर लें
फिर इसको हीट करें वेपर में, फिर इसको कंडेंस करें, फिर हीट करें, फिर कंडेंस करें, ये यूं चलता रहेगा। एट द एंड क्या होगा, आपकी दो सब्सटेंसेस जो हैं वो टोटली सेपरेट हो जाएंगे। यानी कि जो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है या लेस वोलेटाइल लिक्विड है वो आपके डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर जो है वो नीचे रह जाएगा, और जो मोर वोलेटाइल है और लेस बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है वो ऊपर की तरफ मूव करके यहाँ कंडेंसेट होके हमारे फ्लास्क के अंदर आ जाएगा। अगर हम फ्लास्क की जगह ये मेजरिंग सिलेंडर भी ऐड कर सकते हैं तो इससे इसका फ़ायदा क्या है कि आप वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली कैलकुलेट करते रहते हैं। यहाँ आपको तस्वीर में से आ रहा है मेजरिंग सिलेंडर, तो आप डिस्टिलेशन फ्लास्क की जगह मेजरिंग सिलेंडर आपने ऐड कर दिया तो उससे आप जो है वो एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिस्टिलेट कितने वॉल्यूम जो है कितना ml इसका जो है प्रोड्यूस हो रहा है। सो हमने डिस्कस किया इस टॉपिक के अंदर थोड़ा सा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कुछ बेसिक, हमने पॉइंट्स डिस्कस किए डिस्टिलेशन के अंदर। हमने सिंपल डिस्टिलेशन डिस्कस किया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिस्कस किया है। स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर जो है वो स्टीम यूज़ होती है और ये कॉमनली उन सब्सटेंसेस के लिए होता है जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं, तो उनके अंदर हम इसको वही प्रोसेस होता है जो सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। ठीक है, और बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। एनी क्वेश्चंस मुझे कमेंट्स में आप बता दीजिएगा।